आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन बेस। सही तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम देखें, जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मैं स्लाइड कवर करता हूँ। देखिए मैकेनिक्स क्या जिसके अंदर हम डील्स करते हैं मोशन, फोर्स लगने पे किसी मैटर, मतलब कोई मैटर है उस पर कोई फोर्स लग रही है और उसकी वजह से कोई मोशन आ रहा है। सही तो मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर डील करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स की दो मेन ब्रांचेस है, मतलब ब्रांचेस हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक्स में हम जब तब इंक्लूड करते हैं जो नॉन एक्सलेटेड बॉडीज़ होती हैं, ये बॉडीज़ एट रेस्ट होती हैं। सही। और डायनेमिक्स में हम किस में डील्स करते हैं? डायनेमिक्स में हम बॉडीज़ जो कि मोशन में होती हैं। सिंपली ये जो है क्लासिफिकेशन है। सही। अच्छा, तो अगर इसके मैकेनिक्स की तो बात हो गया, फ्लूइड की बात अगर हम करें तो फ्लूइड हमारे पास क्या है, मैटर की मेजर दो टाइप्स हैं। जैसे मैटर क्या होता है हमारे पास, मैटर से अगर हम आए तो हमारे पास मैटर जो है हमारे पास उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करके रहें कि ऑक्युपाई करता है स्पेस को। सही। अगर ये मेरे पास हाथ में कोई पेन है तो मैंने अगर इसको पेन को यहाँ रख दिया तो इसने कोई जगह जो है ऑक्युपाई कर ली। इसी पॉइंट पे कोई और चीज़ नहीं आ सकती क्योंकि वो स्पेस फिल हो चुकी है। तो मैटर के पास क्या है, जो मैटर है वो क्या करता है, स्पेस लेता है कोई। सही है क्या? और दूसरी क्या, पजेस मास। इसको अगर मैं मास मेजर करूँ इसका तो कोई ना कोई इसके पास मास होगा। और टेंजेबल जिसको छुआ जा सकता है। वैसे मैटर की और भी टाइप्स आपने देखी होंगी, बट तो इस प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। सही। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड को हम देखें तो सॉलिड की क्या अगर हम डिफाइन करते हैं तो सॉलिड जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वैसे हर चीज़ कंप्रेसिबल तो होती है, सॉलिड भी कुछ हद तक कंप्रेस होता है, बट जैसे हम फर्दर आगे जाएंगे तो सॉलिड मैकेनिक्स वगैरह में देखेंगे तो सॉलिड कंप्रेस हो सकता है, बट इन कंपेयर टू अदर अगर हम रिस्पेक्टिव बात करें तो सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड और गैस के मुकाबले। लिक्विड नेग्लिजिबल तौर पे इनकम्प्रेसिबल है, होता है थोड़ा बहुत, और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। सही। लिक्विड में थोड़े से जो है ना उनके पास स्पेस होते हैं, और गैसेस में क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, तो गैस इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो हमारे पास लिक्विड और गैस जो है ये फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं। सही है। फ्लूइड वर्ड अगर मैं लिखूँ तो सब्सटेंस जो कि प्रॉपर्टी पजेस करता है फ्लूइडिटी के, फ्लो हो सकता है कोई फ्लूइड। सही है। तो लिक्विड और गैस हमारे पास क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। तो हमारे पास सॉलिड और फ्लूइड ये दो मेन हमारे पास मैटर की टाइप्स आ गई। फ्लूइड अगर हम और फर्दर देखें तो फ्लूइड हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं, जिसमें डील्स करते हैं हम बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के साथ, रेस्ट में मतलब स्टैटिक्स जिसे कहेंगे, और डायनेमिक्स में जबकि मोशन में फ्लूइड। तो मेन यही लिखा हुआ है स्लाइड में भी अगर हम देखें तो द साइंस डेट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड एट रेस्ट, जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, फ्लूइड डायनेमिक्स मैकेनिक्स रेफर टू एज फ्लूइड डायनेमिक्स बाय कंसीडरिंग फ्लूइड एट रेस्ट एज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद ज़ीरो वेलोसिटी। मतलब ज़ीरो वेलोसिटी के साथ कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है ज़ीरो वेलोसिटी के साथ, खैर वो फ्लो तो करेगा ही नहीं। मतलब ये फ्लूइड डायनेमिक्स का लिखा हुआ है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ ये, जिसके अंदर हमारे पास कंसीडर करते हैं, जिसमें हम फ्लूइड को एट रेस्ट या स्पेशल केस ऑफ मोशन जिसमें वेलोसिटी ज़ीरो है, फ्लूइड डायनेमिक्स। अच्छा, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब हाइड्रो इनकम्प्रेसिबल हो, वर्ड वाटर से निकला है जैसे, कंप्रेसिबल नहीं हो। सही है। तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज इनकम्प्रेसिबल सच एज लिक्विड स्पेशली वाटर, तो टर्म हाइड्रो वाटर से निकली है। सही है। और गैसेट्स एज लो स्पीड। हाइड्रोलिक्स अगर हम देखें, हाइड्रोलिक्स का वर्ड हाइड्रोलिक्स ब्रेक में ज़्यादा हम
ने बहुत ज़्यादा मतलब सुना हुआ है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक गाड़ियों वगैरह में होते हैं, जिसमें ब्रेक ऑयल यूज़ होता है, ओपन चैनल्स क्लोज मतलब पाइप होते हैं यहाँ पे। पहले डेफिनेशन देख लें। सब कैटेगरी है हाइड्रोडायनेमिक्स में, जो कि डील्स करती है लिक्विड फ्लोज इन पाइप एंड ओपन चैनल्स, जैसे एचवैक हो गया ओपन चैनल। और लिक्विड फ्लो मैं हाइड्रोलिक्स ही बता रहा था कि हाइड्रोलिक्स में हम क्या करते हैं, ब्रेक ऑयल लगाते हैं, लिक्विड यूज़ होता है। हम ब्रेक पैडल को जब प्रेस करते हैं तो पिस्टन जो है ना डिस्क ब्रेक पे जाके पैड लगता है, पिस्टन पे जो है ना ब्रेक पैड लगे होते हैं, वो डिस्क को रोकते हैं, तो हमारे पास ब्रेक अप्लाई होता है। तो हाइड्रोलिक्स हमारे पास ये। अच्छा, गैस डायनेमिक्स डील्स करती है जिसमें सिग्निफिकेंट डेंसिटी चेंज हो। सही है। तो डील्स विद फ्लो ऑफ लिक्विड विच अंडरगो सिग्निफिकेंट डेंसिटी चेंज। एरोडायनेमिक्स अगर हम देखें, एरोडायनेमिक्स हम देखते हैं कि जो है कोई बॉडी है जो, या फ्लो ऑफ गैसेस स्पेशली एयर आवर बॉडीज़, मतलब किसी बॉडी के ऊपर से। एरोडायनेमिक्स हम क्या करते हैं, एयर ड्रैग को कम करने की कोशिश करते हैं। कोई हम अगर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह में होते हैं, तो एयर फ्लो क्या होता है, हम इस पे से चाहते हैं कि एयर फ्लो ओवर द बॉडी हो। सही है। तो ये एयर इसके ऊपर से मूव कर दे। सही है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल होते हैं एरोप्लेन वगैरह पे कि ये अगर विंग्स अगर हम देखा उसके, तो एयर फ्लो नीचे ज़्यादा हो गया, ऊपर कम हो गया, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी है हमारे पास सब लिक्विड जैसे फ्लूइड की, कि वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो वो वहाँ से फोर्स लगाते हैं, उसको अपवर्ड पुश करते हैं, क्योंकि ऊपर जो है हमारे पास लो प्रेशर जनरेट हो गया। तो दैट समथिंग ये प्रिंसिपल चल रहा होता है। अच्छा, फिर मेट्रोलॉजी और ओशियनोग्राफिक और हाइड्रोलॉजी जो नेचुरली अकरिंग फ्लो होते हैं, उनके लिए हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ फ्लूइड। अच्छा, जैसे मैंने मैटर की टाइप पहले ही डिफ़ाइन करी, जैसे सॉलिड और फ्लूइड में क्लासीफाई कर दिया। सही है। तो फ्लूइड क्या है, अ सब्सटेंस इन द लिक्विड और गैस फेज। और सॉलिड और लिक्विड को फर्दर, सॉलिड और फ्लूइड को फर्दर और आगे लेके जा रहे हैं कि इंजीनियरिंग वे से क्या जो है ना इसमें डिफ्रेंशिएशन आ सकती है। तो इसमें छोटी सी अगर ये डायग्राम देखें सिर्फ, तो सॉलिड की डेफिनेशन यहीं से देख लेते हैं। सॉलिड कैन रेजिस्ट एन अप्लाइड शेयर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग। अच्छा, ये मेरे पास एक वॉल है जो कि फिक्स वॉल है, उसके ऊपर एक वॉल है जो एक डिफॉर्म रबर है। पहले रबर डिफॉर्म नहीं थी, मतलब हमारे पास ये रबर थी और यहाँ पे ये हमारे पास एक प्लेट है। सही, ये रबर है मेरे पास, यहाँ पे मैंने एक फोर्स F दी। सही है। अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स F ये शेयर स्ट्रेस देगी। किसका कांटेक्ट एरिया, ये है मेरे पास, ये कांटेक्ट एरिया है। तो ये टॉ मेरे पास जो कि होता है शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया जिसका। सही है। तो ये शेयर स्ट्रेस है मेरे पास। ये क्या करेगा, जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। सही है। किसी एंगल तक डिफॉर्म होगी। ये जो एंगल क्रिएट होगा, इस एंगल को यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ा बोल दिया, ये एंगल अल्फ़ा मेरे पास कहलाता है शेयर स्ट्रेन। ये किसी हद तक डिफॉर्म हुई। सही, यही यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, इसका कांटेक्ट एरिया था, कोई फोर्स अप्लाई करी तो ये डिफॉर्म हो गए। सही है। तो सॉलिड क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा, ये देखें, अगर मेरे पेन है, मैं इसको थंब से अपने पुश कर रहा हूँ, मैं फोर्स थोड़ी अप्लाई करा, इसने थोड़ा सा जो है ना डिफॉर्म हुआ, फिर रुक गया। मैं और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा, और डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म होगा। सही है। फिर मुझे मज़ीद फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये किसी एक पॉइंट तक जाके जो है ना रेजिस्ट करेगा, उसके बाद जाके ये ब्रेक हो जाएगा। सही है। तो और अगर उससे पहले मैं ब्रेक होने के पॉइंट से पहले अगर मैं इसको फोर्स देता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, तो ये रिटर्न अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। सही है। सॉलिड मतलब रेजिस्ट कर रहा है इस फोर्स को। मैंने छोटी फोर्स दी, इसने थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ और वहीं रुक गया। सही है। ये सॉलिड की खासियत क्या है कि मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसने थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ ये और रुक गया। सही है। लेकिन लिक्विड की क्या है, अगर मैं लिक्विड में अगर कोई लिक्विड होता, सही है, उस पर अगर ये लिक्विड है मेरे पास इस चैनल में, सही, यहाँ अगर कोई मैं फोर्स F अप्लाई करता, तो ये टॉ जो भी होता इसके कांटेक्ट एरिया पे, ये जो ना कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता चला जाता। ये पॉइंट A से पॉइंट B तक, सही है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा होता, तो मैं इसको मेजर कर नहीं सकता, ये कहीं आके रुक गया। सही है। ये सॉलिड में तो ये था कि ये मैंने इसको
फोर्स अप्लाई करी तो ये रुक गया। लेकिन सॉलिड लिक्विड या फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ जैसे, तो फ्लूइड क्या होता है मेरे पास कंटिन्यूसली फ्लो होते चले जाते हैं, तो इसको मेजर करना तो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं पर यूनिट टाइम से, मतलब रेट को देखते हैं हम इस अल्फ़ा पर यूनिट टाइम या डी अल्फ़ा, बहुत छोटे से टाइम के अगर मैं देख लूँ तब डी टी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, तो सही है, इसको मैं बोल देता हूँ गामा नॉट या अल्फ़ा नॉट, जो भी है, जो एंगल हम सपोज कर लें, सही। तो ये मेरे पास क्या है, हमारे पास रेट ऑफ शेयर, सही है, रेट हमारे पास आ रहा है कि पर यूनिट टाइम वाली क्वांटिटी किस रेट से जो है ना डीफॉर्म हो रहा है, तो ये हमारे पास रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ आ गया। तो सॉलिड क्या है हमारे पास, सॉलिड कैन रेजिस्ट एंड अप्लाइड शेयर स्टेट्स बाय डिफॉर्मिंग। मैंने बोला कि सॉलिड जो है रेजिस्ट कर रहा है इस डिफॉर्म के चेंज को, सही है। अ फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। अच्छा, ये फोर्स एफ या डी एफ बहुत छोटी भी फोर्स हो ना तो भी जो है ना लिक्विड मेरे पास कोई भी फ्लूइड मेरे पास डिफॉर्म होता चला जाएगा कंटिन्यूसली। तभी जो हमने इसकी पर यूनिट रेट को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम जो ना रेट को चेक करते हैं, सही। तो इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, सही है, डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। बट फ्लूइड में क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, जो कि कांस्टेंट होता है हमारे पास, सही है। लास्ट में लिखा अ फ्लूइड नेवर स्टॉप डिफॉर्मिंग अप्रोचेज अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, सही है। और सॉलिड हमारे पास क्या होता है, रेजिस्ट करता है और फिर जो ना डिफॉर्म होकर रुक जाता है। लेकिन फ्लूइड हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते चले जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंट सॉलिड और फ्लूइड में है। ये कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास, हार्ट पंप सेंसर्स है हमारे पास। फ्लूइड डायनेमिक्स इज यूजिंग एक्सटेंसिवली इन द डिज़ाइन ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट shows here is the pan state electronic total artificial heart, सही है। ये आर्टिफिशियल हार्ट है, नेचुरलिंग फ्लोज है जैसे वेदर, और पावर प्लांट्स में ये हमारे पास इंडस्ट्री है, और बोट्स, एयरक्राफ्ट, कार्स, ह्यूमन बॉडी, ब्लड हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स की एक बेहतरीन एप्लीकेशन, विंड टर्बाइंस, पाइपिंग, प्लम्बिंग सिस्टम, एवरी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूसेज है, सही है। द राइट ब्रदर्स टेक फ्लाइट एट द किटी हॉक, मतलब राइट ब्रदर्स ने जो पहला प्लेन बनाया था, सही। तो ये सब एप्लीकेशन है। अच्छा, इस स्लाइड में ऐसा है कि डायमेंशंस यूनिट्स हैं कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ अमाउंट ऑफ मोटर, ये 7 जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसके बाद सब ड्राइव क्वांटिटी है। ये सिंपली अगर आप देख लें तो ईजी है। और फिर इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आई हैं, सही है। अच्छा, टिपिकल मैजिक स्टिक यील्ड अबाउट 1 BTU, ये कन्वर्जन है, कम्प्लीटली बंद हो जाती है तो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट एनर्जी जो ना डिसिपेट करती है। अच्छा, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, मतलब कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई तब हो रही है जब उसकी जो है डायमेंशन सेटिस्फाई हो रही है, यूनिट सेम है, मतलब तब जो है ना वो सेम होती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टी होती है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सही। किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक वो प्रॉपर्टी है, मेनली प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, सही ये हैं। प्रॉपर्टी क्लासीफाई होती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में, और एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये डायग्राम जैसे अगर देखें, इस बॉक्स है, वॉल्यूम अगर इसका है V, मास M है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, डेंसिटी ये रॉ है, सही। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ हाफ, तो क्या होगा, मेरे पास जो क्वांटिटीज़ में चेंज आ रहा है वो मेरे पास क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब वो सिस्टम की साइज़ पे और एक्सटेंट पे डिपेंड करती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं सिस्टम के साइज़ और एक्सटेंट पे या मास पे डिपेंड करती हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मैं इसको कट करने के बाद भी देखूं तो उस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा होता। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया तो मास ज़ाहिर सी बात है हाफ़ हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ़ हो जाएगा, बट टेम्परेचर तो सेम रहेगा। अगर मेरे पास ये पेन है, सही है, इसको अगर मैं हाफ़ कट कर देता हूँ तो इसका जो टेम्परेचर अभी था
कट होने से पहले और कट होने के बाद दोनों पीसीस का बराबर ही रहेगा, सही है। लेकिन मास में ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस आ जाएगा, वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर भी सेम रहेगा और डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, सही, और एक्सटेंसिव जो डिपेंड करती हैं सिस्टम पे। अच्छा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं उसी को अगर हम पर यूनिट मास ले लें तो वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिंपली ये है हमारे पास। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डेंसिटी और मास डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी डिफ़ाइन कैसे होती है, किसी भी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम कितना मास पजेस करता है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ये सिंपली डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी क्या है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास अपॉन कितना वॉल्यूम, तो रॉ इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपली ये। इसके फिर यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट, और इंग्लिश सिस्टम सीजी में पाउंड मास अपॉन फिट क्यूब, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज ऑफ द atoms of the fluid have same volume and different mass, have different density. Fluid have same volume and different mass, have different density, सही है। सेम वॉल्यूम हो, मास चेंज हो तो जाहिर सी बात है हमारे पास डेंसिटी डिफरेंट हो रही है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे और वॉल्यूम पे। जैसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो वुड, वाटर और लेड की देखें मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, और लो डेंसिटी वुड की, वाटर की, लेड की हाई डेंसिटी। द मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर विल द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी हाई होगी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हैवीनेस ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड कितना हैवी है। वाटर, वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखना, वाटर हमेशा, वाटर क्या है, एक एनोमलियस बिहेवियर रखता है, तो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सही है। तो जब भी आप देखें तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है हमारे पास वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे, डेंसिटी में फ़र्क आता रहेगा, सही है। मरकरी की अगर हम याद कर लें तो मरकरी है 13600 kg पर मीटर क्यूब, एयर की 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, इफ़ द डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, मतलब ज़्यादातर लिक्विड को हम कांस्टेंट लेते हैं, द फ्लो इज़ इनकम्प्रेसिबल, सही। इफ़ द डेंसिटी वेरी सिग्निफिकेंटली सच दैट गैसेस की, जो है ना मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो है तो थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कंप्रेस हो सकती हैं, तो फ्लूइड क्या होता है हमारे पास कंप्रेस हो सकता है। अच्छा, डेंसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्लूइड की हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो प्रेशर फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी में फ़र्क आएगा। तो ए और बी में जैसे लिक्विड और गैस की बनाई हुई है। अच्छा, आल्दो गैसेस आर इजी टू कंप्रेस द फ्लो में बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, ऑफ दीज आर नो लार्जर फ्लक्चुएशन। गैसेस क्या हमारे पास कंप्रेसिबल हैं तो फ्लो में भी ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल ऑफ देयर आर नो लार्ज फ्लक्चुएशन। सो ऑल्दो गैसेज आर ईजी टू कंप्रेस, मतलब ईजिली कंप्रेस होती हैं, द फ्लो में भी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कर सकते हैं इफ़ देयर आर नो लार्जर फ्लक्चुएशन, अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हुई तो हम उसको भी ट्रीट कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो सिंपली ये लिखा हुआ। अच्छा, आइडियल गैस लो क्या है हमारे पास, गैसेज जो है हाईली कंप्रेसिबल होती हैं देन लिक्विड्स। चेंज इन गैस डेंसिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, जैसे पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास एम अपॉन वी आर टी होता है और पी इक्वल टू रॉ आर टी। तो यहाँ से जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है प्रेशर से और इन्वर्सली रिलेट करती है टेम्परेचर से। अगर मैं चेंज कर दूँ तो आर इज डायरेक्टली टू प्रेशर और टेम्परेचर को डिवाइड में भेज दूँ तो इधर हमारे पास कंप्रेस वो है जनरल गैस कांस्टेंट
तो यहाँ से डेंसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है प्रेशर पे और इन्वर्सली रिलेट करती है टेम्परेचर पे। सो वेयर प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर और T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R इज कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हमारे पास आइडियल गैस कहलाती है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है हमारे पास, जो रिलेट करती है हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। पी वी इक्वल टू एम आर टी और पी वी अपॉन एम इक्वल टू आर टी। तो पी और वी अपॉन एम क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर टी सो जो रिलेट करती है टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेशर से, उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। द सिंपल एंड बेस्ट नोन इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन द गैस फेज इज इक्वल टू पी इक्वल टू आर टी, पी इक्वल टू रॉ आर टी, जो मैंने अभी दिखा है। अच्छा, यहाँ पे आर अगर हम देखें, आर होता है आर यू अपॉन एम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू है, और ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जो हर गैस के लिए अलग अलग होता है। तो आर यू की वैल्यू तो सबको पता है 8.314। तो अगर हमारे पास कोई सवाल आता है जिसके अंदर कोई गैस दी जाती है, तो हम सिंपली उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके उसका गैस कांस्टेंट आर निकाल सकते हैं। तो अच्छा, ये स्केल चेंज लिखे हुए हैं, केल्विन स्केल हमें पता है 273.15 प्लस करते हैं तो हमारे पास केल्विन स्केल आ जाता है। अच्छा, रैंकाइन स्केल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल जो है हमारे पास, उसके अंदर हम 459.67 अगर ऐड कर दें तो हमारे पास रैंकाइन स्केल हो जाता है। तो ये दो स्केल है हमारे पास। अच्छा, आइडियल गैस इज़ अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस दैट ओबेज द रिलेशन P इक्वल टू MRT। तो हमारे पास आइडियल गैस क्या है, हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है जो कि आइडियल गैस को ओबे कर रहा होता है। इसके हमारे पास क्या है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। लो प्रेशर होगा हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। सही है। तो तब क्या होगा हमारे पास, गैस लॉ हमारे पास क्या होगा, वैलिड होगा। सही है, आइडियल गैस लॉ। So dense gases such as water vapor in the range of practical interest may be familiar gases such as air, nitrogen, oxygen, hydrogen, helium gases. Heavier gases such as carbon dioxide can be treated as ideal gas with negligible error. अच्छा, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी गैसेस हैं जैसे एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो ये गैसेस हैं हैवियर गैसेस, वो जो है ट्रीटेड हो सकती हैं आइडियल गैस के लिए विद नेग्लिजिबल एरर, कुछ ये बात बताएगी। अच्छा, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी देखा हमने, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, तो वो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है मैथमेटिकली, मतलब स्मॉल v इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एम। सही है। और अगर मैं देखूं इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, v को 1/m और ये v को v को सही, अगर मैं स्मॉल v की बात करूँ तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मास होगा। सही है। और अगर मैं इस वॉल्यूम को डिनोमिनेटर में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये मेरे पास इक्वल होगा 1/मास अपॉन वॉल्यूम। हमने थोड़ी देर पढ़ा किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर। तो 1/डेंसिटी भी हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होता है। तो सिंपली थोड़ी सी कन्वर्जन लिखी है। सही, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी होता है। उसके बाद अगर हम वेट डेंसिटी की बात करें, वेट डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ मास, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम क्या है हमारे पास, डेंसिटी है, और फिर इसका प्रोडक्ट अगर ग्रेविटी से हो। सिंपली बहुत लंबी हो गई, खैर इसको हम गामा से अगर डिनोट कर लें तो कितना वेट है किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम का, ये हमारे पास क्या है, वेट डेंसिटी। सही, कितना वेट है किसी भी पर यूनिट, किसी भी मटेरियल, किसी भी फ्लूइड, किसी भी सॉलिड के पर यूनिट वॉल्यूम का। सही है। तो और अगर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी जो मैंने बताया, रॉ मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अच्छा, वेट मेरे पास किसके बराबर होता है, mg के, और वॉल्यूम ऐसी रहा।
अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी मैं यहीं से बता रहा था। मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम मेरे पास किसके बराबर, रॉ और ग्रेविटी है सीधा। तो स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर। तो वेट डेंसिटी मेरे पास बराबर होती है। इसका एसआई यूनिट अगर हम देखें तो क्या था, न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आ गया। सो इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम नेक्स्ट क्वांटिटी अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, उससे क्या होता है, हम किसी की रिस्पेक्ट से, रिलेटिव मतलब किसी की रिस्पेक्ट से कोई चीज़ बता रहे होते हैं, सही है। तो अगर मैं स्पेसिफिक वेट की बात करूं, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी मैंने रॉ लिख दिया सिंपली, सही है। तो इसका मतलब हम डेंसिटी बता रहे हैं किसी की रिस्पेक्ट से। तो रिलेटिव डेंसिटी मैं एस जी से अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट कर रहा हूँ तो हम किसी की रिस्पेक्ट से कोई डेंसिटी बता रहे होते। तो डेंसिटी अननोन कोई सब्सटेंस है मेरे पास, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने पीछे बताई। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो सिंपली किसी भी अननोन डेंसिटी मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1000 सिंपली। तो ये छोटा सा रिलेशन भी है, सही है। फॉर लिक्विड के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी रिलेटिव में होती है, वो वाटर की होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि है 1000, सही है। और अगर हम एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए मेरे पास अननोन डेंसिटी किसके बराबर हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय एयर की जो कि है 1.2, सही। तो ये मेरे पास है, ये हमारे पास है लिक्विड के लिए और ये मेरे पास है गैस के लिए, सही है। या मैं यहाँ पे रॉ अननोन लिख दूँ, रॉ अननोन लिख देता हूँ, और डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी, सही। तो ये हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपली फार्मूला ये है, किसी की रिस्पेक्ट से निकालते हैं इसलिए रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होती है सब्सटेंस की, इसके बाद कोई एक है हमारे पास, ये छोटी सी जो है प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, सही है। फाइंड करनी है हमें पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg मतलब मरकरी, सही है। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मालूम करनी है। सर गिवन क्या दिया है हमारे पास, रॉ Hg। रॉ Hg हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, रॉ Hg जो कि हमारे पास क्या था, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। और एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग दे, सही। तो रॉ Hg हमें कितना दिए, 133 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सही। तो रॉ Hg हमारे पास इसके बराबर होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम और रॉ जी के, सही है। हमारे पास क्या मालूम पड़ना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो R बराबर होता है रॉ जी के, और रॉ अननोन है अगर हमारे पास, तो किससे निकाली जा सकती है, हमने देखा था रॉ अननोन का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, ये अननोन। तो हमारे पास अभी तक स्पेसिफिक ग्रेविटी अननोन की जगह मैं लिख देता हूँ Sg। हमारे पास क्या है, मरकरी लिक्विड है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सही है। तो रॉ की जगह मैं लिख देता हूँ Sg मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्रेविटी की जगह 9.81 और इसकी जगह मेरे पास 133 एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ से अगर मैं Sg निकालूँ तो एक्सपोनेंट 3 से एक्सपोनेंट कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 133 डिवाइडेड बाय 9.81 जो के बराबर होगा हमारे पास, अगर मैं चेक करूं ये
133 डिवाइडेड बाय 9.81, 13.5576, यह अप्रॉक्सीमेटली होगा। सही है, क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंट। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 13.557। सही है, तो इसके अंदर आंसर क्या है 13.6 अप्रॉक्सीमेटली। सही है, यही होगा। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज में क्या दिया हमें पास, फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मरकरी इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमें दे दी है 13.6। मालूम क्या करना है हमें, डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू Hg, मरकरी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो रॉ Hg मेरे पास कितना आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे 13.6, तो 13600 हमारे पास ये आंसर हो गया। तो इसमें आंसर मेंशन नहीं है, खैर यही होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ की दिया है डिटरमाइन द डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड मास ऑफ द एयर इन अ रूम। सही है, एक रूम के अंदर एयर है मेरे पास, उसकी हमारे पास क्या मालूम करनी है, डेंसिटी मालूम करनी है हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करनी है, उसके बाद क्या है हमारे पास, मास मालूम करना। सही है, गिवन क्या दिया हमारे पास, डायमेंशंस गिवन दिए, मतलब मैं अगर वॉल्यूम देख लूँ उसका 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 4, और मेरे पास क्या है, प्रेशर दिया हुआ है कितना 100 किलो पास्कल, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर दिया हुआ है 100 kPa, और टेम्परेचर मुझे कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, तो ये हमारे पास गिवन दी। अब हमें मालूम करना है क्या, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास मालूम करना है। अच्छा, अगर हम देखें हमारे पास क्या है, जनरल गैस इक्वेशन एयर के लिए हमारे पास देखें तो P इक्वल टू रॉ RT। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या मालूम करनी है हमें, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए क्या रिलेशन हो जाएगा, P अपॉन RT, P अपॉन RT हो जाएगा। अच्छा, P मेरे पास कितना गिवन दिया हमें, P गिवन दिया है मैं 100 किलो पास्कल, तो 100 किलो पास्कल आ गया हमारे पास। डिवाइड में हमारे पास R की वैल्यू 0.287 एयर के लिए होती है। सही है, और T की अगर हम बात करें, टेम्परेचर में इतना 25, और केल्विन में हमें यूज़ करना है तो 273 प्लस करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं लेटर यूज़ करूँ तो 100 डिवाइड बाय 0.287 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 273 इन ए ब्रैकेट, यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1.169 या 1.17 कर लेते हैं। सही, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास पजिस बाय यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो ये आ गया हमारे पास डेंसिटी वाला काम हो। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम निकालें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होगा हमारे पास, किसी की रिस्पेक्ट से, और किसकी रिस्पेक्ट, हमारे पास रिस्पेक्ट हमारे पास होगी 1 पॉइंट डेंसिटी, और हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर हेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, अच्छा ये कितना है 1.17 अप्रॉक्स, तो 1.17 अप्रॉक्स आ गया रॉ इक्वल टू। अच्छा, डेंसिटी 1.17 ही रख दी, और वाटर की 1000, तो सिंपली Sg हमारे पास हो जाएगा 0.00117। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव है तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो हमारे पास ये आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको भी अगर हम आंसर देख लें तो 0.00117 सही तकरीबन। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। अच्छा, मास के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें क्या पता है, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास मेरे पास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मेरे पास कितनी आई थी 1.17,
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ से मास मेरे पास कितना आ रहा है 1.17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 140.4 kg। सही है, तो ये 140.4 kg, तो यहाँ से मेरा मास भी आ गया। सो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूम, मतलब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कंटिन्यूम मसला क्या था हमारे पास, एटम मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम से मिलके बना है कोई भी मैटर। सही है, विच आर वाइडली स्पेस्ड इन द गैस फेज। अच्छा, गैस फेज में क्या होता है, वो मैंने बोला मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होता है, थोड़ा गैप होते हैं, तो उनमें गैप होता है। तो yet it is very convenient to disregard the atomic nature of a substance and view it as a continuous homogeneous matter with no hole, that is continuum। कंटिन्यूम वर्ड मतलब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो कंटिन्यूम ही है हमारे पास कि बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर गैप है। तो सिंपली विजुअलाइजेशन भी दी हुई है कि किस वजह से हम यूज़ करते हैं कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब बोले हमारे पास स्केल के अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है तकरीबन इतना, उसके अंदर 10 लाइनें बनी होती हैं। सेंटीमीटर स्केल के अंदर 10 लाइनें बनी होती, तो वो जो छोटी सी लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, मिलीमीटर की लाइन। इस मिलीमीटर की लाइन से अगर मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना दूँ, सही है, उस बॉक्स के अंदर मेरे पास कितना 3 एक्सपोनेंट 16 मतलब इतने बड़ी अमाउंट में मेरे पास जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके, ऑक्सीजन ले लो, एक ऑक्सीजन एट 1 atm एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस कंडीशन पे इतने से बॉक्स के अंदर मेरे पास 3 एक्सपोनेंट 60 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमारे पास कि जो है ना, इतने से बॉक्स में इतने सारे होते हैं, तो हम इसको कंटिन्यूम लेते हैं। अच्छा, द कंटिन्यूम आइडियलाइजेशन अलाउस टू ट्रीट प्रॉपर्टीज एज पॉइंट फंक्शन एंड टू एज्यूम द प्रॉपर्टीज वेरी continually in space with no jump continuous. The idealization is valid as long as the size of the system we deal with is large relative to the space between the molecules. This is the case in practically all problems. In this text we will limit our consideration to substance that can be modeled as continuum. अच्छा, कंटिन्यूम हम किससे देखते हैं, हम नट्सन नंबर से देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, नट्सन नंबर से डिनोट करता है। नट्सन नंबर क्या होता है, किसी कंटेनर जिसकी लेंथ L है हमारे पास, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं रैंडम। तो ये मॉलिक्यूल जब किसी और से टकरा के कोलाइड करता है, सही है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, पाथ कवर बाय दिस मॉलिक्यूल। सही है, पाथ लाइन, रास्ता जो इसने कवर किया, इसको लैम्डा। तो ये लैम्डा ओवर L जो होता है ये हमारे पास नट्सन नंबर होता है। अच्छा, ये नट्सन नंबर अगर हमारे पास 0.1 से छोटा है तो दिस इज़ अ कंटिन्यूम, अगर बड़ा है तो कंटिन्यूम नहीं है। कंटिन्यूम यहाँ तो वैसे वैलिड होता है, हमारे सब्जेक्ट तक तो अभी तक तो वैलिड है, सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या नैनो इंजीनियरिंग में, तो इससे थोड़ा हमें डेविएट होना पड़ता है कंटिन्यूम प्रूफ। सो कंटिन्यूम की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जो है हमने एटॉमिक नेचर ऑफ सब्सटेंस को डिसरिगार्ड करके मैटर को कंटिन्यूस होमोजीनियस ट्रीट करना है विद नो होल। सही है, तो ये अच्छा, फिर टर्म हमारे पास आती है विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी की हम देखें, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी डेट रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू मोशन और द फ्लूइडिटी। अच्छा, फ्लूइडिटी क्या मतलब, कोई चीज़ फ्लो हो रही है, सही है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास विस्कोसिटी को। तो क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं अभी, तो फ्लूइड बिहेव करता है एज अ लेयर। सही है, तो क्या होता है जब इस पर फ्लो लगता है तो क्या होता है, पहला क्या होता है, पहली लेयर फ्लो हुई, दूसरी लेयर फ्लो हुई, तो यहाँ रिलेटिव मोशन हो रही होती है। मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं फ्लूइड की, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो पहली लेयर मूव करी, दूसरी लेयर मूव कर रही है, सही है, तो ये पहली मूव कर रही है, दूसरी उससे कम मूव कर रही है, तो जहाँ पे रिलेटिव मोशन आने लगता है वहाँ पे रेजिस्टेंस आने लगती है, फ्रिक्शन आने लगती है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। जैसे अगर हमने देखा होगा
बहुत ज़्यादा हमारे पास की रेसेस होती हैं, जिसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पे दो बंदे साथ भाग रहे होते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं किसी से, उनको जो ना हमने बाउंड किया होता है, तो दोनों साथ भाग रहे होते हैं। जो तेज़ भाग रहा होता है वो क्या करता है, स्लो भागने वाले को बोल रहा होता है कि तेज़ भागो, तो इन दोनों में क्लैश हो रहा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है। जो तेज़ भाग रहा होता है वो स्लो भागने वाले की से तेज़ भाग रहा होता है, तो स्लो भागने वाला बोलता है कि ये मुझसे तेज़ भाग रहा है, और तेज़ भागने वाला क्या बोलता है, मेरा साथ जो साथी है वो मुझसे कम भाग रहा है। तो इन दोनों में रिलेटिव सा इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये तो अपने रिलेटिव से वो समझ रहा है कि वो तेज़ भाग रहा है, वो समझ रहा है वो हल्के भाग रहा है। तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से जो इनको रेजिस्टेंस आ रही है ना, वो जो है ना वाटर की टर्म्स में हमारे पास विस्कोसिटी, या कोई भी लिक्विड की टर्म में विस्कोसिटी, फ्लूइड अगर हम कह लें तो वो विस्कोसिटी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है। और यहाँ पे एक टर्म डेफिनेशन और है, ड्रैग फोर्स, जो मैंने बताया था कि एरोडायनेमिक्स में हम इसको कम करना चाहते हैं। तो द फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी इन द फ्लो डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड इन पार्ट ऑन विस्कोसिटी। ये ड्रैग फोर्स भी विस्कोसिटी में पार्ट प्ले करता है। अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन को भी रेजिस्ट करती है। जैसे मैंने बताया कंटिन्यूसली फ्लो होता है, लिक्विड को हम कंटिन्यूसली फ़्लो कराते हैं, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा जाके रुक जाएगा। अगर मैंने गिलास से पानी ज़मीन पे फेंक दिया तो फ़्लो करेगा, लेकिन रुक जाएगा। क्या तो एक तो उसकी विस्कोसिटी और ज़मीन उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है उसकी भी, तो इसलिए जो रुक जाता है, वरना आइडियल केस में वो फ़्लो ही होता चला जाएगा। तो विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेज दैट डेवलप बिटवीन डिफरेंट लेयर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये पेपर की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वो रिलेटिव मोशन की वजह से उसमें आ रही है। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एज दे आर फोर्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, तो इसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी आती है। अ फ्लूइड मूविंग रिलेटिव टू अ बॉडी एक्सर्ट अ ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी पार्टली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल कॉज बाय विस्कोसिटी। ये ड्रैग फोर्स क्या है हमारे पास, द फोर्स ऑफ फ्लूइंग फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी, ये मैंने बताया आपको। तो ये ड्रैग फोर्स की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दो टर्म्स की वजह से होती है, दो मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी होती है हमारे पास। विस्कोसिटी एक कॉज इसका है कोहेसिव फोर्सेस, अच्छा कोहेसिव, और एक होती है एडहेसिव फोर्स। सही, कोहेसिव क्या होती है, जो लाइक मॉलिक्यूल के दरमियान होते हैं। सही, मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो कोहेसिव होती है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो होती है वो एडहेसिव होती है। तो कोहेसिव फोर्स होती है हमारे पास। और एक क्या होती है हमारे पास, मोमेंटम का ट्रांसफ़र। सही है, तो मोमेंटम ट्रांसफ़र, मोमेंटम ट्रांसफ़र विस्कोसिटी के दो रीज़न है। अच्छा, लिक्विड विस्कोसिटी क्या है, अभी बोले इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसके दो ये मेजर रीज़न है। अच्छा, लिक्विड फ्लूइड की जो है ना कि अपोजिशन है, मतलब फ्लूइडिटी को अपोज करती है हमारे पास विस्कोसिटी। तो फ्लूइड फ्लो होता है, तो फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड आता है, और लिक्विड आता है और आती है गैस आती है। लिक्विड में हमारे पास किस वजह से विस्कोसिटी होती है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। और गैस के अंदर क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से। सही, लिक्विड में क्या बोला मैंने, बोला मॉलिक्यूल्स थोड़े करीब करीब होते हैं। सही है, तो इनमें क्या होती है, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, मतलब सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दूसरे से दूर नहीं भाग रहे होते। अब मैंने इसको धक्का किसी फ्लूइड को फ्लो कराया है, शेयर स्ट्रेस दिया, उसमें शेयर स्ट्रेन बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, खैर रेट कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना वो उसको रोक रही है, तो इसकी वजह से जा रही है मेरे पास कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी आ रही। अच्छा, गैस के अंदर मैंने बोला मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल है, इसकी कोई अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों होगी, क्योंकि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका कोई मास पोजेस करता है, तो इस m और वेलोसिटी का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। सही है, खैर इसके अंदर वेलोसिटी है, इसका मास है, तो वेलोसिटी और मास इज़ अ प्रोडक्ट क्या मेरे पास मोमेंटम। सही है, जब ये आके इससे कोलाइड करेगा तो उसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम जो हो रहा है ना, कोलिजन, तो इसकी वजह से जिसके अंदर गैस के अंदर विस्कोसिटी होती है। तो सिंपली सी बात यही लिखी है यहाँ पे, दो रीज़न है विस्कोसिटी, कोहेसिव फोर्स और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। इन लिक्विड कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं
और गैसेस के अंदर कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। उसके बाद गैसेस के अंदर मोमेंटम ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, लिक्विड के अंदर कम होते हैं क्योंकि वो पहले ही करीब करीब होते हैं। सिंपली ये चीज़ लिखे। अच्छा, इफ़ द विस्कोसिटी इज़ लेस फ्लो विल बी ईजी। विस्कोसिटी जितनी कम होगी फ्लो उतना ही ईजी होगा। अच्छा, ये छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है खैर। कंसीडर फ्लूइड मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो हमारे पास ये लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड यहाँ पे लिक्विड है, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस ले ली, और लिक्विड मूव कर रहा है ऐसे। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, ये जो है हमारे पास फिक्स सरफेस है अगर, तो जो इसकी वेलोसिटी होती है वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। मतलब यहाँ पे यू जो है ज़ीरो होता है, वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी। फिर उसके बाद डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास, मैंने डिफरेंट लेयर्स बना दी। तो ये अगर मैं इस लेयर को कंसीडर, इस वेलोसिटी को देखूं तो ये u2 है एट अस डिस्टेंस y पे, सही है। अब मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास y, ये छोटा सा डिस्टेंस अगर मैं ले लूं dy, तो ये हो गया y प्लस dy, सही। मैंने क्या करा, डिफरेंट लेयर है वाटर की, यहाँ पे वाटर ज़ीरो होगा क्योंकि ये सरफेस क्या है फिक्स हुई है, ज़ीरो मतलब वेलोसिटी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये u2 है, मतलब इसकी वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। और ये जो है ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये u2 जो लेयर की वेलोसिटी है y डिस्टेंस पे। अच्छा, और फिर उसके बाद u है मेरे पास u3, इसकी वेलोसिटी क्या होगी u2 प्लस du, मतलब ये इससे ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है। तो सिंपली यही है कि वेलोसिटी अपनी ऊपर वाली मतलब ज़्यादा वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, रिलेटिव मोशन आ रही है जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो, इसके दरमियान फ्रिक्शन हो रही है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रही है इसको फ्लो करने में। तो सिंपली यही है, यहाँ पे लेयर्स बनाई हुई है डिफरेंट और ये लिखा हुआ है। तो मूवमेंट ऑफ टॉप मोस्ट लेयर जैसे 5 लेयर जो है विल प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस टू बॉटम लेयर 4, वो रेजिस्ट कर रही है बॉटम लेयर 4 को। उसके बाद 4 विल प्रोवाइड सम रेजिस्टेंस लेयर 3 को एंड सो ऑन, मतलब हर लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस फ्रिक्शन दे रही है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से विस्कोसिटी है। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर विस्कोसिटी की बात करें हम तो लिक्विड टेम्परेचर जितना हाई करेंगे विस्कोसिटी उतनी लो हो जाएगी, और गैसेस के अंदर जो है ना थोड़ा उल्टा सीन है। क्यों होता है ऐसा? अच्छा, इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा सा 1-2 लाइन में लिखा हुआ उसमें, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिक्विड और गैस सेम रीज़न है जैसे ऊपर दिया था ना। इसके अंदर क्या था, हमारे पास कोहेसिव फोर्सेस हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा क्या हो गया, मैंने जो ना मॉलिक्यूल्स को हीट करना शुरू कर दिया, मतलब टेम्परेचर दे रहा हूँ किसी भी लिक्विड को, तो इनके मॉलिक्यूल जो ना वाइब्रेट होना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बहुत तेज़ वाइब्रेट हो रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, ये ओवरकम हो रही है फोर्स, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो टूट रही है। तो ये अट्रैक्शन टूट रही है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो इनकी अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ये फ़्लो बहुत ईजी हो रहा है। तो सिंपली लिक्विड में ये सीन है कि क्या होती है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, मतलब थोड़े ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं तो इनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, सिंपली सीन। उसके बाद गैस में क्या है, गैस में जो है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है, लिक्विड में कम होती है, टेम्परेचर में गैस में बढ़ जाती है। क्या होता है, यहाँ तो पहले ही जो है ना वो टकरा के अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, v बढ़ गया सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, v बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम का ट्रांसफ़र बढ़ गया। तो इसकी वजह से इसमें किसकी वजह से, विस्कोसिटी मोमेंटम, मॉलिक्यूल के मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से, तो मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ गया, तो विस्कोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपली रीज़न ये है। देन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अच्छा न्यूटन का लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये है, न्यूटन ने लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अगर हम देखें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, वो क्या करता है, स्टेट कर देता है
it states that all those fluids are said to be Newtonian fluid in which shear stress is directly proportional to rate of shear strain। ये हमने शायद पहले देखा था कि हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं रेट ऑफ shear strain को। उसकी छोटी सी देखें, अगर हम कंसीडर कर लें, कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट। सो मैं इधर थोड़ा सा करता हूँ। देखें मेरे पास क्या है, एक मैं कंसीडर करता हूँ पाइप जिसकी बॉटम सरफेस है और ये अपर सरफेस। इसके अंदर क्या है, लिक्विड है मेरे पास। ये डिस्टेंस मेरे पास dy है। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट A था, यहाँ पॉइंट B है। जब इसके ऊपर फोर्स लगी शेयर स्ट्रेस F/A तक कांटेक्ट एरिया होगा कोई, तो ये क्या हुआ, थोड़े से dt टाइम के अंदर क्या हुआ, ये मूव हो गया इस तरफ, फ्लूइड जो भी था यहाँ पे वो। तो इसने क्या एंगल लिया, यहाँ पे एंगल ले दिया इसने गैमा। इसने कितना मूव करा, इसने मूव डिस्टेंस करा डी एस बोल देता हूँ। डी एस किसके बाद एस इक्वल टू वी टी होता है। डी एस डिस्टेंस ने मूव करा, कितने वेलोसिटी क्या थी इसकी वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये डी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो डी यू और कितने टाइम में मूव करा इसने, डी टी। तो इसने डिस्टेंस तय करा है डी यू डी टी। ये जो डी एस है ये कितना डी यू डी टी है। तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन लगाऊँ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया। ये एंगल क्या है, गैमा। ये डिस्टेंस है मेरे पास डी वाई। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डी यू डी टी। सही है। तो टेंजेंट, ये एंगल छोटा है तो डी आर लिख दिया मैंने, खैर सारी डी टर्म लिख रहा हूँ ना। तो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डी यू डी टी अपॉन डी वाई। अच्छा, अगर टेन थीटा मेरे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो ये डी आर हो जाएगा, डी यू डी टी अपॉन डी वाई। सही है। अच्छा, मैं रेट की बात कर रहा था, तो डी आर अपॉन डी गैमा है, सॉरी, ये डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से आर में गैमा डॉट मेरे पास आ गया डी यू अपॉन डी वाई के, सिंपली आ गया। अच्छा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है हमारे पास, और ये मेरे पास क्या कहलाता है, डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है हमारे पास, सिंपली रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। स्लाइड देखें अगर आप, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बराबर होगा हमारे पास शेयर स्ट्रेस, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बराबर होगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने इसको स्मॉल फोर्स डी एफ दी ना, तो सिंपली मूव होता जाएगा, कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा। तो इसको हमें क्या करते हैं, रेट की रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं। क्योंकि अगर सॉलिड होता है तो ये थोड़ा डिफॉर्म होता है, फिर रेजिस्ट करता। सॉलिड में क्या वैल्यू हुक्स लॉ होता है, मतलब कितना स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, शेयर डायरेक्ट रिलेट करते। सही है। तो लिक्विड में क्या है, शेयर स्ट्रेस, या लिक्विड बोलें या फ्लूइड बोलें, खैर तो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, जो कि है मेरे पास टॉ मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, टॉ डायरेक्ट रिलेट करता है गामा डॉट या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कैसे मालूम कर सकते हैं, तो सिंपली यही डेरिवेशन अभी मैंने दिखाई थी। तो ए से बी तक डी यू डी टी डिस्टेंस तय करा इसने, ये डी आर था, टेंजेंट ही था, ये आ गया डी यू डी टी सिंस डी आर। तो यहाँ तक ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब ये डी वाई डिस्टेंस है ना, यहाँ पे अगर नो स्लिप कंडीशन, मतलब जो वेलोसिटी इसकी है ना, ये फिक्स है, अगर प्लेट, ये वाली प्लेट फिक्स है, यही यहाँ पे इसके साथ वाली लेयर की होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती जा रही। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज़ नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मैंने यहाँ बता दिया था, डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है।
सही है। अच्छा मैं बात कर रहा था टॉ की, क्योंकि यहाँ पे तो हमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहते हैं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है शेयर स्ट्रेस के। सही, तो टॉ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, और डी आर बाई डी टी किसके बराबर हमने मेजर करा, डी यू अपॉन, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा। सही, टॉ मेरे पास किसके बराबर डी अपॉन डी वाई। अच्छा अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा, ये न्यूटन लॉ दिए था, ये न्यूटन लॉ था कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेट करता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। सही है, और मैंने अभी ये वैल्यू निकाली थी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कैसे मेजर करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, डी यू अपॉन डी वाई। और ये जो म्यू है मेरे पास, ये म्यू कहलाता है मेरे पास डायनेमिक वेलोसिटी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया सिंपली, इसको बोलते हैं डायनेमिक वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी। सही, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बन गया, ये टॉ डायरेक्ट रिलेट करता है डी आर बाई डी टी पे, यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, और ये टी या टॉ इक्वल टू यू डी यू अपॉन डी वाई। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड विच द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस, मतलब जो इसको फॉलो करते हैं इस कंडीशन को, मतलब शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेस किसके बराबर है हमारे पास, टॉ इक्वल टू डायनेमिक वेलोसिटी और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट। और शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूँ, शेयर फोर्स अभी मैंने टॉ की वैल्यू लिखी थी, टॉ किसके बराबर है एफ अपॉन ए के, तो यहाँ से एफ और ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू ए डी यू अपॉन डी वाई, ये मेरे पास शेयर फोर्स, ये शेयर स्ट्रेस और ये शेयर फोर्स, सिंपली यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देन अबव इक्वेशन डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी प्रोफाइल and velocity gradient is equal to the rate of shear strain. Mu is the constant of proportionality known as absolute viscosity, dynamic viscosity और simply viscosity of fluid. अच्छा, म्यू को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोल देते हैं और मल्टीप्लाई में सेकंड, या केजी पर मीटर सेकंड। अच्छा, इसको पॉइस से भी जानते हैं हम, तो 1 पॉइस किसके बराबर होते हैं, 0.1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है, ये कन्वर्जन लिखे गए सब स्लाइड में मेंशन है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड एंड फॉर एनी पर्टिकुलर फ्लूइड द वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। म्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। सही है, ये इसकी छोटी सी डायग्राम है। अच्छा, गैसेस और लिक्विड का मैंने अभी डिफाइन करा था कि विस्कोसिटी चेंज होती है, ये लिक्विड में कम हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो गई, मतलब थोड़ा गैप बढ़ गया, उसमें वाइब्रेट हो रहे थे, तो इस वजह से लिक्विड में विस्कोसिटी डिक्रीज़ हुई टेम्परेचर के साथ साथ, और गैसेस में बढ़ने लग गए। सिंपली यही लिखा है लिक्विड में और गैसेस का फ़र्क, ये फिर वही गैसेस में क्या थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, बढ़ रही है, लिक्विड में ज़्यादा गिर रही हैं, और ये उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं यहाँ पे। देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अच्छा, ये तो हमने म्यू डिफाइन करा, म्यू के बाद एक टर्म होती है हमारे पास न्यू, एक म्यू है एक न्यू है, स्मॉल वी के तरह, ये किसके बराबर होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी, नज़र नहीं आ रहा था, म्यू होता है हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय प्रेशर, प्रेशर बोल रहा हूँ, डेंसिटी सॉरी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और स्ट्रोक भी होती है, और वन स्ट्रोक बोलना, स्ट्रोक एस टी होगी, 1 स्ट्रोक कन्वर्जन है इसका, स्लाइड में मेंशन है, 1 स्ट्रोक बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड करेंगे तो 1 स्ट्रोक बराबर होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही, ये सब मेंशन है इधर। अच्छा, फॉर लिक्विड डायनेमिक एंड काइनेमिक विस्कोसिटी एज प्रैक्टिकली डिपेंड ऑफ प्रेशर। लिक्विड में क्या है हमारे पास, डायनेमिक और काइनेमिक विस्कोसिटी डिपेंड करती हैं प्रेशर्स पे, एनी स्मॉल वेरिएशन विद प्रेशर इज़ यूजुअली डिसरिगार्डेड एक्सेप्ट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। मतलब लिक्विड के लिए क्या है, डायनेमिक काइनेमिक वेलोसिटी विस्कोसिटी,
इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दिया लास्ट में लिक्विड में डायनेमिक काइनेमेटिक डिपेंड नहीं करती प्रेशर पे, लेकिन गैसेस देयर इज ऑल्सो द केस ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एट लो टू मॉडरेट प्रेशर बट नॉट फॉर काइनेमिक विस्कोसिटी सिंस द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या लिखा हुआ है सिंपली, गैस लिक्विड के अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर म्यू हो या म्यू हो, न्यू हो या म्यू हो, दोनों जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन गैस की अगर मैं बात करूं, गैस में न्यू और म्यू प्रेशर पे, न्यू जो है डिपेंड करता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि डायनेमिक अपॉन डेंसिटी बराबर है काइनेमिक विस्कोसिटी के। सही है, काइनेमिक विस्कोसिटी डायनेमिक अपॉन डेंसिटी। गैसेस में क्या होता है, P इक्वल टू रॉ RT होता है ना, अगर हमने प्रेशर चेंज करा तो डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ गई, तो इस वजह से हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी में चेंज आता है गैसेस में खाली। तो ये छोटी सी बात यहाँ लिखी हुई थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड में मेरे पास क्या है, आइडियल फ्लूइड जो होता है जो होता है इनविस्केड, इसका मतलब जो इनकम्प्रेसिबल है और जिसकी विस्कोसिटी नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड की दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और रियल फ्लूइड में हमारे पास ये है कि रियल फ्लूइड जो है कंप्रेसिबल होते हैं और विस्कस भी होते हैं, तो मेन डिफरेंट ये आइडियल फ्लूइड में। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड क्या थे, जो न्यूटन लॉ को ओबे कर रहे थे। सही है, द फ्लूइड डेट ऑफ ए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, मतलब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इसी तरीके से डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, मोस्ट ऑफ कॉमन फ्लूइड गैसेस आर न्यूटोनियन फ्लूइड, एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, लिक्विड वगैरह। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें, द फ्लूइड डेट डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अच्छा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करते हैं, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी हमारे पास कुछ टाइप हैं। पहली हमारे पास क्या है, एक डायलेटेंट होता है, स्यूडो प्लास्टिक होते हैं, बिंगम प्लास्टिक होते हैं। सही है, तीन है डायलेटेंट। मैं वर्ड लिख देता हूँ, स्यूडो प्लास्टिक, और है हमारे पास बिंगम प्लास्टिक। डायलेटेंट मतलब डायलेटेंट का और नाम क्या है, शेयर थिकनिंग, और स्यूडो प्लास्टिक का शेयर थिनिंग। इनके दोनों नाम हैं। अच्छा, डायलेटेंट मतलब डायलेटेंट की मैं आपको एग्जांपल पहले दे दूं। डायलेटेंट हमारे पास है कॉर्न स्टार्च, वाटर कॉर्न स्टार्च मिक्सचर। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, वाटर कॉर्न स्टार्च मिक्सचर। चाहो तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके इसकी वीडियो वगैरह देख लेना। कोई क्या होता है, मतलब जितनी ज़्यादा हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, शेयर स्ट्रेस और विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा हम इसमें शेयर स्ट्रेस देंगे, सही है, उतना क्या होगा, मोर विस्कस हो जाएगा ये। अगर हम इसमें जो ना प्याले में अगर कॉर्न स्टार्च मिक्सचर हो ना, तो हम अगर इसके अंदर कोई हल्की अगर फोर्स से कोई चीज़ इन कराएंगे ना, जैसे हैमर अगर हम हल्के से इन करा रहे हैं, तो वो इसके अंदर जो है ना चला जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स से हम हिट कर रहे हैं तो एज अ सॉलिड बिहेव करेगा और रिएक्शन फोर्स भी देगा, तब हैमर से हिट करने के बाद। मतलब जितनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी ये देगा। सिंपली डायलेटेंट का ये सीन है। अच्छा, स्यूडो प्लास्टिक इसका उल्टा है। स्यूडो प्लास्टिक में अगर मैं इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हो हमारे पास लेटेक्स पैंट, क्ले, मिल्क, सीमेंट वगैरह,
मैं पेन दे देता हूँ, कोई लेटेक्स पेंट। शेयर स्ट्रेस जितना बढ़ाएंगे उतनी इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। अच्छा, अब बिंगम का थोड़ा अलग सीन है। शेयर थिनिंग मतलब क्या, शेयर देने पे वो थिक हो रहे हैं, गाढ़े हो रहे हैं, तो विस्कोसिटी बढ़ रही है। तो सिंपली ये नाम ये सजेस्ट करते हैं। शेयर थिनिंग मतलब जितना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, शेयर फोर्स दे रहे हैं, उतनी ज़्यादा थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो वो लो विस्कस हो रहे हैं। तो स्यूडोप्लास्टिक ये है और डायलेटन ये है। अच्छा, बिंगम का थोड़ा उल्टा सीन ये है। बिंगम की कॉमन एग्जाम्पल सबसे कॉमन है टूथपेस्ट। अगर आप टूथपेस्ट को देखो, टूथपेस्ट को हमने अगर ये टूथपेस्ट है हमारे पास, सही है, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये इसमें से टूथपेस्ट निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एक ख़ास अपने यील्ड पॉइंट तक रेजिस्ट करते हैं, सही है। उसके बाद मैं जितनी फोर्स ज़्यादा इसको बढ़ाता जाऊँगा, फिर जाके ये जो ना इसमें से पेस्ट निकलेगा, सही है। तो इसमें क्या है, मेरे पास किसी ख़ास पॉइंट तक ये रेजिस्ट करते हैं, मतलब ये कि ये सॉलिड भी नहीं होते और ना ही ये जो है ना एज अ लिक्विड बिहेव करते हैं किसी पॉइंट तक। बिगम प्लास्टिक ही पहले देख लो। इट इज़ नाइदर अ फ्लूइड नॉर अ सॉलिड, सर्ट मटेरियल कैन विद स्टैंड अ फाइनाइट शेयर स्ट्रेस। मतलब मैंने टूथपेस्ट को उल्टा कर दिया था, वो स्टैंड कर रहा था उसमें से, क्योंकि फ्लूडिटी मतलब फ्लो ही नहीं हो रहा था उसके अंदर टूथपेस्ट का। तो देयर फॉर इट इज़ नॉट अ फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड होता तो बह जाता, निकल आता बाहर, लेकिन नहीं निकला। बट वंस द यील्ड स्ट्रेस इज़ एक्सीड, मतलब वो यील्ड पॉइंट से ज़्यादा हो गया तो फ्लो करने लगेगा जैसे फ्लूइड हो, तो हैंस इट इज़ नॉट अ सॉलिड, मतलब सॉलिड भी नहीं है। तो इसको कॉमन एग्जांपल टूथपेस्ट या मायनीज इज़ दी कॉमन एग्जांपल है। तो किसी, अगर मैं इसके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देखूं शेयर स्ट्रेस पे, तो किसी पॉइंट तक रेजिस्ट कर रहा है ये, उसके बाद ये डिफॉर्मेशन इसमें होना शुरू हो गए, सही है। और डायलेटन मतलब वो शेयर थिकनिंग वाला है, कि जितना जितना शेयर स्ट्रेस बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी। और शेयर थिनिंग में क्या हुआ था, मेरे पास वेलोसिटी कम हो रही थी, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा था वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और बिंगम प्लास्टिक का वही था। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था हमारे पास, जो सिंपली इस रूल को ही फॉलो कर रहे थे, मतलब शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन आ गई। तो सिंपली टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ये आ गए। अच्छा, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं रिहोलॉजी, सही, रिहोलॉजी। अच्छा, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन टू वाइड पैरेलल प्लेट। क्वेश्चन है मेरे पास एक, कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो है दो पाइप के दरमियान, वेयर वी इज़ द मीन वेलोसिटी, कैपिटल वी, द फ्लूइड हैज़ विस्कोसिटी ऑफ 0.38 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पास्कल सेकेंड, और डायनेमिक विस्कोसिटी, सही है। सिंपली हमें यूनिट से पता चल गया। व्हेन v इक्वल टू 1 मीटर एंड h इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, सही है। दो v और h हमें गिवन दिया। h क्या है, इसका रेडियस है इस पाइप का। द शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉटम वॉल, हमें क्या मालूम करना है, बॉटम वॉल पे कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है। और बी पार्ट में क्या बोला है, द शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन पैरेलल टू द वॉल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर लाइन, मतलब सेंटर लाइन पे कितना शेयरिंग स्ट्रेस है प्लेन पे और वॉल के पैरेलल में, सही। ये वी यू हमें बताया हुआ है। यू की अगर मैं इक्वेशन लिख लूँ, यू बराबर है 3v/2 1 माइनस y अपॉन एच स्क्वायर अपॉन, सही है। तो सिंपली मेरे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर हमें मालूम क्या, एच दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, सॉल्यूशन में अगर हम सिंपली अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, टो यू म्यू डी यू अपॉन डी वाई के बराबर है। तो मुझे क्या चाहिए, शेयर स्ट्रेस मालूम करना है। अब मुझे डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, लेकिन मुझे यू दिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई से, तो मेरे पास क्या आएगा आंसर में, ये कांस्टेंट हो जाएगा v, तो ये कैंसिल हो गया, फिर 3v, v कांस्टेंट रह गया मेरे पास, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का साइन रह गया
3 और स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3v, एक पावर कम हो गए y और नीचे h स्क्वायर बचा था जो कि कांस्टेंट। तो डी यू वाई अपॉन ये बच गया हमारे पास, डी यू अपॉन डी वाई हमारे पास ये आ गया। मैंने सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब सिंपली फार्मूले में पुट करता हूँ, देन थोड़ा इशू क्या होगा, टॉ इक्वल टू यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये न्यू 0.38 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 0.38, उसके बाद ये 3 आ गया मेरे पास, v मुझे कितना दिया हुआ था 1, अच्छा y का इशू है, y को भी रुकते हैं, h मेरे पास सिंपली कितना गिवन दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.005 मीटर का स्क्वायर। अब y का इशू है, y क्या है, y मैंने जब डेरिवेशन की थी तो y क्या था हमारे पास, ये एक्सिस थी, सही है। अब हमने y जो अपने रेफरेंस लाइन लिए वो सेंटर लाइन लिए, सही है। तो y हमारे पास ये पॉइंट, पहले हमें क्या बोला है, पहले बोला है बॉटम वॉल तक है, तो मुझे क्या करनी है, नीचे वाले। अब मेरी रेफरेंस लाइन क्या है, सेंटर लाइन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सही है। मेरा रेफरेंस क्या है, ये सेंटर में, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही है। तो सेंटर लाइन मुझे अभी पहले यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालें, बॉटम वॉल, तो यहाँ से y का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, सेंटर से h डिस्टेंस दूर है, जो इसका रेडियस है, तो h कितना हो गया, और नेगेटिव में क्योंकि नीचे है तो माइनस h लिख देंगे। h की वैल्यू क्या थी 0.005 माइनस में लेके, सही है। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया और ये माइनस का साइन पहले से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आएगा 0.38 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.005 का स्क्वायर, कितना आया मेरे पास 228 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास शेयर स्ट्रेस ये आ गया बॉटम वॉल पे जो है। और अगर मैं देखूँ अपनी क्या बोला सेकंड पार्ट में, क्या बोला इसने, सेकंड का बोला शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन पैरेलल टू द वॉल के पैरेलल हो और पासिंग थ्रू द सेंटर लाइन। अच्छा, सेंटर लाइन से पास करना चाहिए, तो सेंटर लाइन से पास करेंगे तो क्या इशू आएगा। अब मैं सेंटर लाइन पे अगर निकाल लूँ तो क्या होगा, सब चीज़ें ये रहेंगी, वाई में चेंज आएगा खाली। सेंटर लाइन से पास करेंगे तो वाई पे तो कोई डिस्टेंस तय नहीं हुआ, तो ये टर्म क्या भी ज़ीरो है, ये टर्म ज़ीरो है, तो टॉ ही ज़ीरो हो गया। तो ये बॉटम के लिए और ये सेंटर ज़ीरो हो गया, तो सिंपली ये आंसर मेरे पास आ गया, सेंटर लाइन के लिए ज़ीरो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है, कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विच इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन अ स्क्वायर प्लेट। ये स्क्वायर प्लेट है मेरे पास, मतलब अगर ये स्क्वायर है तो ऐसे रखी हुई है, तो इसलिए मुझे जो ना ऐसे नज़र आ रही है, स्क्वायर तो है, सही है। तो इसके लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज़ करा है इसके, और ये इंक्लाइंड प्लेन के है। पूरे क्वेश्चन देखते हैं। लुब्रिकेशन बिटवीन स्क्वायर प्लेट ऑफ साइज 0.8 मीटर, 0.8 मीटर की प्लेट है, एंड एन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे, एज शो इन फिगर द वेट ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज़ 300 न्यूटन एंड इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि इसको स्लाइड करा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज़ 1.5 मिलीमीटर। ऑयल फिल्म की थिकनेस कितनी है, 1.5 मिलीमीटर, ये थिकनेस दे दी, ये वेट है। ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री है, ये प्लेट है मेरे पास, ये थिकनेस मेरे पास कितनी है, T = 1.5 mm है। इस प्लेट का W है, बीच में ऑयल है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, U = 0.3 मीटर पर सेकेंड। सही, मालूम क्या करना है हमें, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, म्यू मालूम करना है हमें। सही, कैसे मालूम हो सकता है म्यू,
हमें क्या इसमें अभी फोर्स नहीं बदल ली। फोर्स अगर इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, अगर मैं ये 30 डिग्री है, उसको मैं अगर रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, तो ये जो कंपोनेंट, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, ये हो जाएगा मेरे पास सामने वाला एंगल के W साइन 30 डिग्री। सही है, तो ये जो साइन 30 डिग्री है, ये वाली W साइन 30 डिग्री, ये एज अ फोर्स होगी जो इसको स्लाइड करा रही होगी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लाइट ओपन कर दूँ। तो सबसे पहले हमें पता चल गया एक फोर्स कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, टॉप किसके बराबर है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई के, और टो एफ अपॉन ए के बराबर होता है, और म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब मैं इसको अगर अरेंज कर दूँ तो मेरे पास म्यू किसके बराबर आ रहा है, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, देन डी वाई अपॉन डी यू और एफ अपॉन ए। तो यहाँ से मेरे पास ये अरेंजमेंट होगा। सही है, तो म्यू ऐसी रहा, डी वाई मुझे क्या है, डी वाई कितना होगा, इसकी थिकनेस कितनी है 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 एक्सपोनेंट -3। डी यू कितना मेरे पास 0.3 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद फोर्स अभी मैंने निकाली एम साइन थीटा, ओ डब्ल्यू साइन थीटा मतलब एम जी साइन थीटा। मास कितना है इसका, मास मुझे नहीं पता, मास में निकालूंगा, वेट दे दिया सिंपली 300 न्यूटन दिया हुआ है, डायरेक्ट वेट दिया हुआ है, मैं मास देखा तो 300 साइन 30 डिग्री, और एरिया मेरे पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से अगर म्यू कैलकुलेट करूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास 1.172 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और क्या है इसका यूनिट, पास्कल सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास म्यू आ गया था 1.17, आंसर आया 1.17। मैं अगर कंफर्म कर लूँ 1.17। अच्छा, और पॉइज़ में अगर कन्वर्ट करें तो मैंने कन्वर्जन बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.72 पॉइज़। सिंपली ये क्वेश्चन डन हो। अच्छा, अब अगर वो हो हमारे पास सर्कुलर मूव कर रहा हो, एक शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पे जो कितने आरपीएम से मूव कर रही है, 300 आरपीएम से, और इसका इंटरनल जो डाया है वो आर है, और इसके दरमियान लेंथ एल है, मतलब आउटर डाया हो गया आर प्लस एल के बराबर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से सिंपली फार्मूला इसका क्या है, टी मतलब टॉप इक्वल टू एफ आर, जो कि है 2 टॉर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो यहाँ से मेरे पास आर किसके बराबर है, ओ म्यू, ये पूरी टॉर्क किसके बराबर हो गई, म्यू 2 पाई आर क्यूब ओमेगा एल अपॉन एल, और इक्वल टू म्यू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इंटू ओमेगा एल 2 पाई आर से, मतलब 2 पाई एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यही कन्वर्जन है ना। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एन नॉट। तो यहाँ से ये ओमेगा की वैल्यू रखी, तो यहाँ से मेरे पास ये 2 और 2 टू द 4 पाई स्क्वायर हो गया, आर क्यूब ऐसे ही रहा, और नीचे एल क्या है, ये इसका डिस्टेंस। सही, तो सिंपली ये है, इसको 2 सेंटीमीटर के यूज़ है, विस्कोमीटर डिवाइस है, ये विस्कोमीटर डिवाइस है जिससे विस्कोसिटी मेजर करते हैं। अच्छा, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें क्या बोला है, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ टू बी मेजर बाय अ विस्कोमीटर कंस्ट्रक्टेड बाय ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर। द आउटर डायमीटर
डायमीटर ऑफ इनर, द आउटर डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर का आउटर डायमीटर मतलब ये कैपिटल, ये आर की बात कर रहे हैं तो ये कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और द गैप बिटवीन टू सिलेंडर्स, ये जो स्मॉल एल है हमारे पास ये गिवन दे दिया 0.15 सेंटीमीटर। द इनर सिलेंडर इज रोटेटेड एट 300 RPM एंड द टॉर्क इज मेजर्ड टू बी 18 न्यूटन मीटर। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लू। सिंपली इस फॉर्मूले को अरेंज करके रखा है और टॉर्क 1.8 न्यूटन मीटर दिया था और लेंथ कितनी थी 0.15 सेंटीमीटर, तो एक्सपोनेंट -2 रख दिया। 4π² ऐसे ही रहा। आर कितना था, ये 12 सेंटीमीटर था, डायमीटर था, तो इसलिए उसको रेडियस में करके रख दिया। और ये क्या है 300 RPM था, पर मिनट था, इसको पर सेकंड करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया। और ये जो इसकी लेंथ थी कितनी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग था, तब जो शाफ्ट थी हमारे पास। विस्कोमीटर 0.4 मीटर, तो ये 0.4 मीटर में हो गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करा तो 0.58 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये ईज़िली ये भी हो गया सॉल्व हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, कोहेजन एंड एडिशन। अच्छा, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स मैंने शायद थोड़ा सा देखा था पीछे हम जब बात कर रहे थे। विस्कोसिटी 2 टाइप की होती है, तो वहाँ कोहेसिव मैंने बताया था। कोहेसिव वो फोर्सेस होती है जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, सही है। और एडेसिव क्या होती है, जो अनलाइक मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड एडेशन और एडेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव का ये है सेम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड की बात अगर करें तो वेटिंग और नॉन वेटिंग मतलब किसके अंदर अगर कोई सॉलिड अगर जाता है आप और फिर बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड गीला हो जाता है, मतलब वेटिंग सिंपली। नॉन वेटिंग मतलब ये गीला ना हो। तो क्या है, अगर मैं एक वो ड्रॉपलेट देखूं दोनों का, सही, ये हमारे पास सरफेस है और इसके टेंजेंट एंगल जो है ये देखो, ये हमारे पास एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, सही है। ये हमारे पास क्या है, वेटिंग, ये है हमारे पास नॉन वेटिंग। तो वेटिंग लिक्विड में क्या होगा, हमारे पास थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और करके मैं लिख दे 90। और इसके अंदर क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सिंपल सा ये ड्रॉपलेट अगर हम देखें, ये डायग्राम इधर भी बनी है, यहाँ देखें लिक्विड ड्रॉपलेट है, ये वेटिंग और ये नॉन वेटिंग। क्यों, क्योंकि इसकी एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा थी, सही है। मैंने हाथ, ये अगर ड्रॉपलेट है, पानी में हाथ डाला और वापस बाहर निकाला तो क्या हुआ, उसकी एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरे हाथ पे जो है ना ड्रॉपलेट्स आ गई और वो इन दोनों के दरमियान फोर्सेस आती है। अगर इसके दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती तो ये उसके साथ खिंच के चला जाता, और इस तरीके से हुआ। तो इन दोनों के दरमियान फोर्सेस, सही, एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोहेसिव है, तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल जो है ना करीब करीब आ गए, इसके इस शेप में होगा। तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड हो गया, वेटिंग लिक्विड हो गया। ये एंगल की बात मैंने बताई। अच्छा, सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन। सरफेस टेंशन इसमें है कि लिक्विड ड्रॉपलेट बिहेव करते हैं इस लाइक स्मॉल बलून फिल विद लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस। मतलब ज़मीन पे आपने छोटे छोटे पानी के बलून्स फिल करके रख दिए, जो कि एक्स कर रहे हैं एज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। टेंशन से स्ट्रेच हुए हैं कि जो फ्री सरफेस टेंशन, ये मेरे पास लिक्विड है, सही है। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल इसको जो ना खींच रहे हैं, और ये अंदर वाला क्या होगा, इसको सब खींच रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी। सबके दरमियान सब साइड से फोर्स लगे। इसमें क्या हो, इस साइड से, तो ये खींच रहा है, तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहे हैं। सरफेस टेंशन, ये सरफेस की बात करें। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस। The pulling forces that cause this tension act parallel to the surface and is due to the attractive forces between the molecules of the liquid.
मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, ये दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये दूसरे मॉलिक्यूल से, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचना है तो ये खींच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, किससे अट्रैक्ट हो रहा है, सेम वाटर है अगर तो वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड के दरमियान। सही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो लगा रहे हैं, इसकी पर यूनिट लेंथ जो होती है हमारे पास क्या होती है, सरफेस टेंशन। सही है, सिग्मा एस से मैंने नोट कर दिया सरफेस टेंशन को। सही है, और कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इट इज़ यूजली एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ तो न्यूटन पर मीटर हो। द इफेक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी का इफेक्ट भी कहलाता है पर यूनिट एरिया, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट एरिया, तकरीबन ये है सरफेस एनर्जी। एन इज एक्सप्रेस इन इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। जूल क्या है हमारे पास, वर्क है, वर्क किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया हमारे पास, न्यूटन मीटर हो गया और इस स्क्वायर हो गया, तो ये यूनिट लिखा हुआ है जो मैं पहले लिख रहा था। सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट बिहेव लाइक अ surface of the liquid which is acts like a stretch elastic membrane under tension. Force per unit length सिंपली। सही है, सरफेस टेंशन के, और ये वही शेप बनेगा। अच्छा, फ्री सरफेस, ये ट्राइंगल का साइन इसमें दिया हुआ है, फ्री सरफेस, ऊपर से फोर्स जो लग रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और फ्री सरफेस का ये साइन है। इंटरफेस अपेयर्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच रहे हैं, ये स्ट्रेच कर रहे हैं इसको। सही है, और अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे हमारे पास ये सब तरफ से खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन इस पे साथ नेट फोर्स 0 नहीं है। सही है, क्योंकि ये नीचे खींच रहे हैं इसको और ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। ये फ़र्क है छोटा सा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल ये था, यहाँ मैं बता रहा था, ये यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेच, हमारे पास एक जो ना सोप बबल अगर हमने देखा हो सरफेस ऑफ फिल, एक हमारे पास रिंग होता है वायर का, और इसके अंदर यहाँ पे एक स्टिक होती है। सही है, जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं ना, तो ये इसके ऊपर एक फिल्म आ जाती है। सही है, इसके ऊपर एक फिल्म फॉर्म हो जाती है, और फिर हम इसको खींचते हैं तो ये स्ट्रेच होती है, थोड़ा स्ट्रेच होती है, ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जो ना पॉप आउट हो जाएगी, ये फिल्म जो बन जाती है। अब इससे अगर हम सरफेस एनर्जी को अगर हम देखें, सही, मैं अगर इसको ड्रॉ करूं, देन पेपर चेंज करता हूँ। ये मेरे पास ये स्टिक थी स्टेट। सही, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको लिक्विड में डाला और फिर बाहर निकाल लिया, तो इसके ऊपर एक फिल्म आ गई। सही, और इसकी लेंथ अगर मैं देखूँ, इसकी लेंथ मेरे पास है बी लेंथ है। सही है, और फिर इस जो स्टिक है ना, स्टिक, ये स्टिक, ये पिक्चर यहाँ पे गिवन दी है, ये जो स्टिक यहाँ पे है, ये ऐसे रिंग स्टिक होगी अगर मैं इसको इस साइड से देखूँ तो। सही, अभी तो ऐसे है, लेकिन जब मैं यहाँ से देखूँ तो रिंग स्टिक होगा। ये स्टिक की जो ना 2 लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, लिक्विड फिल्म की जो ना 2 लेयर होंगी, एक यहाँ एक यहाँ। सही, ये 2 लेयर है, तो यहाँ से एक टेंशन फोर्स है सिग्मा एस, और यहाँ से एक है सिग्मा एस, और ये फोर्स से मैं इसको खींच रहा हूँ, यहाँ पे एफ से मैंने इसको खींचा और थोड़ा डिस्टेंस तय करा दिया यहाँ तक का, तो ये जो इसने डिस्टेंस तय करा, इसको मैंने बोल दिया डेल एक्स डिस्टेंस इसने तय कर लिया। तो मैंने इसको कोई वर्क करा दिया, मतलब फोर्स लगा के कोई डिस्प्लेसमेंट तय करी, तो फोर्स क्या है मेरे पास, एफ डॉट डी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी की आई, मैंने डेल एक्स करा दी, डिस्प्लेसमेंट हुई डेल एक्स। अच्छा, फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे, सिग्मा एस किसके बराबर होता है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। कितनी फोर्स दी पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुई, पर यूनिट लेंथ कितनी थी हमारे पास, बी, तो यहाँ से मेरे पास दो लेयर है ना, तो 2b सिग्मा एस हो गया और डेल एक्स हो गया मेरे पास। सही, तो यहाँ से मेरे पास w किसके बराबर है, सिग्मा एस डेल 2b डेल एस, और ये x के बराबर हो गया। अब मेरे पास ये क्या है, डेल x और ये b,
इसने कितना, ये जो एरिया कवर करा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कवर की, और ये क्या है मेरे पास बी लेंथ है, सही है। ये टोटल कितना हो गया, ये डेल एक्स कवर किया इसने और ये बी कवर किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एस और डेल एरिया, मतलब इसके एरिया में चेंज आ गया, सही। तो क्या हो गया यहाँ से मेरे पास सिग्मा एस एफ डॉट डी, सही। तो ये वर्क और ये पर यूनिट एरिया में बोल रहा था, सही, एरिया का चेंज, ये हो गया 2 सिग्मा एस, क्योंकि 2 फिल्म थी, तो ये वर्क पर यूनिट एरिया मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट भी जूल और ये मीटर स्क्वायर, तो ये भी मेरे पास किसके बराबर है, सरफेस टेंशन से भी रिलेटेड कर, तो मैं ये बताया था सरफेस टेंशन। अब यहाँ से अगर मैं एफ की बात करूँ, फोर्स क्या थी हमारे पास, टेंशन फोर्स क्या थी, सिग्मा एस थी ना हमारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये 2 सिग्मा एस थी, और लेंथ हमारी कितनी थी, बी, तो यहाँ से एफ किसके बराबर आया मेरे पास, एफ अपॉन 2b सिग्मा एस के बराबर आ गया। ये छोटी सी डेरिवेशन ये थी, यहाँ पे लिखी हुई थी, मैं क्या बताया था, सही, एनर्जी में रिलेट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बबल्स की लिखी हुई है, क्या, ड्रॉपलेट के बारे में, हाफ ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ एयर बबल और हाफ ऑफ अ सोप बबल, छोटी सी डेरिवेशन है इसकी भी, सोप बबल और ये हमारे पास लिक्विड। इसमें क्या इशू है मेरे पास, ये इनसाइड प्रेशर पी आई है जो इसको लगा रहा है, और ये आउटसाइड प्रेशर है। अच्छा, ये इनसाइड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सही है, और पी आउटसाइड क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका जो चेंज है हमारे पास वो चेंज होता है, और ये डबल लेयर है, क्यों, देखें, हाफ ड्रॉपलेट ऑफ एयर बबल या वाटर जो बबल है, सही है, वो क्या होगा, फिल होगा, जो ड्रॉपलेट होगा ये फिल ऑफ वाटर होगा, और यहाँ पे सोप बबल में क्या होता है, हम थोड़ी सी एयर ब्लो करते हैं, जैसा आपने बबल देखे होंगे सोप बबल, तो अंदर क्या होती है, अंदर एक एयर होती है और बाहर एयर होती है, जैसे अभी हमने स्टिक वाला देखा था ना, कि स्टिक पे भी 2 लेयर बन गई थी, एक अपर लेयर एक इनर लेयर जो थी बॉटम वाली, तो यहाँ पे भी 2 लेयर हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 फोर्स लग रही हैं, और इसकी लेंथ क्या आती है हमारे पास, पूरा सर्किल है, सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर है, और ये 2 लेयर है, और इनसाइड प्रेशर ये हमारे पास ये है। सो यहाँ से हमारे पास ये चेंज ऑफ प्रेशर जो है ना, इसकी छोटी सी ये है कि जो है फोर्स इनटू एरिया, और यहाँ से भी ये फोर्स, तो यहाँ से डेल पी, ये हमारे पास क्या है, एयर वाला और ड्रॉपलेट और ये बबल, यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे दोनों लेयर की फोर्स इसमें डबल, इसके छोटे से फॉर्मूले क्या है, 2 सिग्मा एस अपॉन आर, और इसका मेरे पास डेल पी है 4 सिग्मा एस अपॉन आर, क्यों, क्योंकि इसमें डबल लेयर थी, सिंपल सा ये। अच्छा, किससे आया था ये, क्योंकि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर जो था, ये दोनों फोर्स बराबर हो गई थी, है ना, तो ये 2 पाई आर हमारे पास ये इसका पूरा सरकमफेरेंस, और ये इसका ये जो फोर्स लग रही थी हर तरफ से, और बाहर से क्या फोर्स लग रही थी, जो प्रेशर था पी, और यहाँ पे ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हुआ, और डेल पी, यहाँ से फार्मूला आ गया, सिंपली मैंने एक छोटा सा बता दिया। अगर इसका प्रेशर इनसाइड प्रेशर ये आउटसाइड प्रेशर बराबर होते तो क्या होता है, इसमें डिफरेंस अगर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये बराबर होते ना तो ये बस्ट हो जाते, अगर प्रेशर चेंज होना हमारे पास नहीं होता तो बस्ट हो जाती, या अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता अंदर का कम होता तो क्या होता, अंदर से ये और कोलैप्स हो जाता और फिर भी ब्रस्ट हो जाता, तब फट जाता है बबल, तो फॉर्म नहीं होता। तो छोटे से फॉर्मूले हैं फिर, क्योंकि इसके बाद एक न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। सही है, न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल, सोप बबल का फॉर्मूला क्या था, 4 सिग्मा एस अपॉन आर, सही है। इनसाइड प्रेशर हमें दे दिया 2.5 न्यूटन मीटर, इसका अबव एटमॉस्फेयर मतलब डेल पी ही दे दिया डायरेक्ट, सही, और बबल का डाया दे दिया 4 मिलीमीटर, तो डेल पी मुझे दे दिया 2.5,
4 दे दिया, सिग्मा एस मालूम करना है। डाया कितना दिया है 40 मिलीमीटर, तो मैं ले लूँगा 0.02। यहाँ से मैं सिग्मा एस अगर निकाल लूँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 4 तो आ रहा है 0.0125 न्यूटन पर मीटर। सही, तो ये मेरे पास आंसर यहाँ पे भी यही आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास कैपलरी इफेक्ट। अच्छा, कैपलरी इफेक्ट में अच्छा द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे डाय की कोई ट्यूब होती है, उस पर जो ना कोई लिक्विड फॉल करने लगता है या राइज होता है। क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। जैसे वाटर में एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर आ जाएगी, मरकरी में कम होती है तो वो फॉल होता है। तो कैपलरीज क्या होती हैं? छोटे डाया वाली ट्यूब, सच नैरो ट्यूब्स और कन्फाइंड फ्लो चैनल्स, वो कैपलरीज होती हैं। मिनिस्कस क्या है? जो इसके अंदर ही फॉर्म हो जाता है, कर्व सा फॉर्म हो जाता है। जैसे मरकरी में ऐसा हो जाता है, ये एंगल मरकरी का होता है 128 और वाटर में हम अप्रॉक्सीमेटली 0 लेते हैं। वाटर की एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। सही है, वो मिनिस्कस ये जो फॉर्म हो जाता है हमारे पास। द स्ट्रेंथ ऑफ कैपिलरी इफेक्ट इज क्वान्टिफाई बाय कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट एंगल या वेटिंग एंगल, जो हमने पहले बात करा था। एंगल टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस मैक्स विद द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनाती है, ये कॉन्टैक्ट एंगल था हमारे पास। अच्छा, ये जो देखा वाटर में राइज हुआ और मरकरी में जो लो हो गया। अच्छा, इसका ये फार्मूला छोटा सा, ये मैंने जो वहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस था ना, वहाँ से क्रिएट हुआ था। मतलब प्रेशर और अंदर के एरिया से जो फोर्स थी, उसमें भी फोर्स रेस्ट में था ना, क्योंकि बबल बना था। मैंने बोला था ये अंदर की फोर्सेस और बाहर की फोर्सेस बराबर हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, मरकरी वाटर के अंदर, सॉरी, अंदर ये लिक्विड भरा था और ये थोड़ा राइज हो गया। यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है ये एंगल थीटा, जो कि 0 हो गया क्योंकि वाटर है ना। ये कितनी h हाइट कवर कर गया ये, और कितना वॉल्यूम ऊपर है, उसका वेट W लग रहा है नीचे, और इसका कोई रेडियस होगा तो ये टोटल कितना है 2r है। यहाँ पे सिग्मा s लग रहा है तो वो किसके बराबर होगा? पूरे सर्किल पे लग रहा है तो सरकमफेरेंस 2πr सिग्मा s के बराबर, और ये W लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम डेरिवेशन देखी थी तो क्या होता है, सिग्मा y इक्वल टू 0, तो ये एंगल थीटा है तो ये फोर्स क्या होगी, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो 2πr, कहाँ लिख दिया मैंने, ये कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, कॉस वाला होगा। तो 2πr सिग्मा s कॉस थीटा इक्वल टू W या mg लिख देता हूँ डायरेक्ट, और mg की जगह 2πr सिग्मा s कॉस थीटा, mg की जगह रॉ vg, v की वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ये हमारे पास कितना वॉल्यूम इसमें राइज हो गया, तो 2πr सिग्मा s कॉस थीटा इक्वल टू रॉ ऐसी रहा। v मेरे पास क्या है, h हाइट, और ये कितना इसका ये सर्किल है पूरा, तो πr स्क्वायर के बराबर इंटू जी। πr स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर से यार कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 सिग्मा s कॉस थीटा इक्वल टू रॉ एच जी। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, 2 सिग्मा s कॉस थीटा अपॉन रॉ जी। तो यहाँ से h की वैल्यू, h की छोटी सी डेरिवेशन थी, मैंने बोला कर देता हूँ। ये एक r बचा था, r का डिफरेंस था, मैंने देख लिया। सही, तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो कैपिलरी राइज का भी h आ गया। अच्छा, इसका यही छोटी सी डेरिवेशन है यहाँ नीचे करीब है कंडा। अच्छा, कैपिलरी राइज ऑफ ट्यूब। कैपिलरी राइज ऑफ ट्यूब क्या है, 0.6 mm का डाया है, ग्लास ट्यूब इंसर्ट विद अ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ कप, डायमीटर डिटरमाइन द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। मतलब वो h का फॉर्मूला, थीटा मैंने बोला 0 वाटर के लिए रख लिया, अप्रॉक्सीमेटेड एट 0 रख लिया, r मुझे कितना इसका 0.6 मतलब 0.3 एक्सपोनेंट -3 मीटर में करके रख दिया, 2 ऐसी रहा। सिग्मा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, खैर उन्होंने प्रॉपर्टी में से देख लिया, 0.073 आ गया। और डेंसिटी वाटर के लिए 1000, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी रख ली, और यहाँ से आंसर आ गया 0.050 m या 5 सेंटीमीटर।
कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, खाली हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी रह गया। अच्छा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड में हमारे पास क्या है, दो टर्म, टू प्रॉपर्टीज़ है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको एक के से डिनोट करते हैं, के क्या कापा, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पे बीटा। तो बल्क मॉडुलस ऑफ कापा, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या बताया, नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड चेंज विद चेंज। हम जानते हैं कि जो ना डेंसिटी चेंज होती है टेम्परेचर प्रेशर से, तो फ्लूइड एक्सपेंड करते हैं हीटेड और डीप प्रेशराइज, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, कोल्ड और प्रेशराइज होते हैं। बट द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, हर वॉल्यूम चेंज हर फ्लूइड के साथ डिफरेंट होगा। एंड वी नीड टू डिफाइन अ प्रॉपर्टी डेट रिलेट वॉल्यूम चेंज, जो हमें वॉल्यूम चेंज बता दे। सो हम देख रहे थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको के कापा से डिनोट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो बीटा से डिनोट करते थे, जिसका बीटा रिलेशन 3 अल्फा का था। सही है। तो यहाँ से कापा की वैल्यू माइनस फ्रैक्शन मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना हमारे पास, कि कितना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब कितना चेंज आया, तो ये कापा हमारे पास। सही है। स्ट्रेस कितना जो प्रेशर का चेंज था, या डावा पी। सही है, क्योंकि और स्ट्रेन मतलब कितने वॉल्यूम में चेंज आया, पहले कितना था, तो ये वी न्यूमिनेटर में आ जाता है वी। अच्छा चेंज हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो वी नेगेटिव और डावा पी अपॉन डावा वी, तो ये कापा की वैल्यू है। और वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में भी हमारे पास, तो कापा इक्वल्स टू ये रॉ प्रेशर का चेंज या स्ट्रेस जो भी था, और स्ट्रेन मतलब चेंज हमारे पास वॉल्यूम में हो या डेंसिटी में हो, क्योंकि मास अपॉन मास हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रॉ वी, ये नीचे वी, तो नीचे डेंसिटी और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन डेंसिटी आ गया। सही है। तो इसका यही है बस। ओहो सॉरी, ये क्या बोला, कापा हमारे पास क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और तो स्ट्रेस हमारे पास क्या है, चेंज इन प्रेशर या डावा पी, और चेंज इन स्ट्रेन क्या, वॉल्यूम का चेंज आ गया, क्यों वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव है इसलिए माइनस का साइन आया, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट मतलब इनिशियल वॉल्यूम कैसा था। और अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड हो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, चेंज इन डेंसिटी बन जाएगा ना, क्यों, क्योंकि मास वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी था, तो अगर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है तो डेंसिटी बन जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में ये है, लेकिन डेंसिटी में माइनस साइन नहीं आएगा, तो वॉल्यूम नीचे सा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, तो ऊपर जाके माइनस का वी है, और ये डावा पी अपॉन डावा वी, और डेंसिटी की टर्म में ये दो फार्मूले। सही है, कापा ये दोनों फार्मूले यहाँ मेंशन हैं। और टी कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज जो ना, अच्छा डावा का मतलब क्या होगा कि चेंज और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट है। सही है। और ये क्या है, मतलब इसी पे डिपेंडेंट है। अच्छा कापा हमारे पास ये है। अच्छा ये क्या है, अ लार्ज वैल्यू ऑफ के इंडिकेट दैट अ लार्ज चेंज इन प्रेशर इज़ नीडेड टू कॉज अ स्मॉल फ्रैक्शन चेंज, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जिसमें से थोड़ा सा चेंज आएगा वॉल्यूम में। सही है। तो ये जो ना कापा है, सिंपल सा। अच्छा आइडियल गैस के लिए क्या है, हमारे पास कापा पी के बराबर है। अच्छा मैं अगर इस वॉल्यूम को देख लूँ तो P इक्वल टू रॉ आर टी होता है हमारे पास, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू डावा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। आर टी ऐसे ही रहेगा, और P इक्वल टू रॉ आर टी से मेरे पास P अपॉन रॉ आ रहा है मेरे पास आर टी के बराबर, तो डावा P इक्वल टू डावा रॉ के बराबर है, P अपॉन रॉ के बराबर आ रहा है। सही। तो यहाँ से P अपॉन रॉ
डावा पी वाई रॉ की जगह मेरे पास इसकी जगह मैंने रख दिया ये, तो कापा बराबर आ गया पी एसिरा और ये पी अपॉन रॉ, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब इसकी जगह मैंने ये रख दिया, तो ये कैंसिल, तो कापा किसके बराबर हो गया, डायरेक्ट प्रेशर के बराबर हो गया, पी ए कैपिटल कापा डायरेक्ट प्रेशर के, लेकिन किसकी टर्म में, ये मेरे पास प्रेशर की डायरेक्ट रिलेट है। सही है, तो सिंपली ये कापा आ गया। सही, तो फिर इसमें ये है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। दो वो क्या चीज़ होती है, इन्वर्स कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, एक कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स, मतलब ये जो कापा हमारे पास था इसका इन्वर्स है हमारे पास तो कापा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो भी थी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो हमारे पास कापा की थी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंपली हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या था, बीटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसका हमने सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मतलब हमारे पास क्या होता था, वॉल्यूम का चेंज बराबर होता है इनिशियल वॉल्यूम और फिर बीटा और फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम और 1/, सिंपली ये लिखा हुआ है डावा वी अपॉन डावा टी इक्वल टू बीटा, और ये प्रेशर के स्पेक्स में लिखा हुआ है, तो क्या है पास टेम्परेचर का चेंज की वजह से, तो ये यही टर्म लिखी हुई है। सही। अच्छा, और फिर इसके बाद कांस्टेंट पी हो गया, तो फिर ये डावा हमारे पास चेंज में चेंज मतलब डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा या डी में सिंपली, क्योंकि डावा का मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, फंक्शन आपका बहुत दूसरी क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डी का मतलब है वो खाली इस पे ही डिपेंड करता है, किसी एक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, बीटा जैसे कापा हमारे पास डायरेक्टली रिलेट कर रहा था प्रेशर से आइडियल केस में, और यहाँ पे हमारे पास जो कापा जैसे आइडियल हमारे साथ पी के केस में रिलेट कर रहा था, इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे ये कापा हमारे पास डायरेक्ट रिलेट कर रहा था प्रेशर से आइडियल केस में, इसी तरीके से बीटा के लिए टेम्परेचर पे रिलेट करता है इन्वर्सली, क्योंकि आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पर इन्वर्स होता है। तो बी के लिए जैसे इन्होंने आइडियल के लिए लिया पी इज इक्वल टू रॉ आर टी एट अ टेम्परेचर टी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ द टेम्परेचर, तो यहाँ से हमारे पास बीटा आइडियल के लिए 1/T के लिए रिलेट करता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ से चैप्टर 2 क्लोज होगा। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो मुझे कमेंट में मेंशन कर दिएगा, या फिर जो है मुझे आप वो डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर रहा हूँ। सही है, मेरा नाम है अम्माद अली। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप कहीं भी कोई क्वेश्चन हो आपके पास, किसी सवाल में स्टक हो गए हो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सही, तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।